नीट 2025 का सवाल जिसने मचा रखा है बवाल, और मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार सॉल्यूशन जो पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं है, और नीट के हर एस्पायरेंट को यह सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें मैथ्स की आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले तो सवाल को समझते हैं। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर लिक्विड भरा गया है। लिक्विड का सरफेस टेंशन कांस्टेंट एस है, लिक्विड की डेंसिटी रो है। सरफेस टैंक की दीवार के साथ यहां पर थीटा नॉट एंगल बना रहा है। यहां ओरिजिन है x इज इक्वल टू 0 और दीवार जहां पर है वहां आपने x इज इक्वल टू ले रखा है L। अब ये कहते हैं कि अगर आप यहां से कहीं x डिस्टेंस पर हैं, ओरिजिन 0,0 से अगर आप x डिस्टेंस पर हैं, तो यहां जो लिक्विड की हाइट है वो कितनी है y। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, और उसके लिए इनमें से कौन सी बात ट्रू है, यह आराम से सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको स्लोप का नॉलेज हो तो। इसके अलावा ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आइए इसको सीखते हैं एक डायग्राम से। हमारे पास अलग अलग डायामीटर की कैपिलरी ट्यूब्स हैं। तो आपको पता है जो ट्यूब सबसे थिन है, पतली है, उसमें लिक्विड ज्यादा ऊपर जाएगा। अब हम इनके मेनिस्कस के बारे में विचार करते हैं। आप देखें इस डायग्राम को, थोड़ा सा भले ही जूम कर लें आप अपने समझने के लिए। तो ये वाला जो बड़ा वाला कैपिलरी ट्यूब है, क्या इसमें ये ज्यादातर हिस्सा फ्लैट होगा और यहां ग्लास के साथ लिक्विड चिपका होगा, तो यहां कर्वेचर होगा, यहां लिक्विड ऊपर जाने की कोशिश करेगा एडेसिव फोर्सेस के कारण, चिपक चिपक के। अब अगर अपन इसमें बात करें तो फ्लैट सरफेस कंपैरेटिवली छोटा होगा, यहां पर छोटा फ्लैट सरफेस होगा और किनारों पे लिक्विड चिपक के ऊपर गया होगा। ये किनारों पे लिक्विड चिपक के ऊपर गया और जो फ्लैट सरफेस है वो कंपैरेटिवली छोटा होगा क्योंकि ट्यूब ही छोटी है। अच्छा, अगर इससे और आगे देखें अपन, अलग अलग शेप की हमने कैपिलरी ट्यूब ले रखी है। जो सबसे पतली वाली कैपिलरी ट्यूब है उसमें तो लिक्विड सारा का सारा लगभग किनारों से ही चिपका हुआ है। ट्यूब बहुत ही पतली है, तो सारा लिक्विड मोटा मोटी आप ये मान सकते हैं कि दीवारों से चिपका हुआ है। तो इसमें कर्वेचर ज्यादा आएगा, फ्लैट सरफेस कम आएगा। तुलना करें तो यहां थोड़ा सा फ्लैट सरफेस मिल जाएगा, इस वाले से तुलना करें तो, कंपेयर करें तो उसमें तो फ्लैट सरफेस लगभग नेग्लिजिबल सा ही आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर अपन वापस से ध्यान दें कि जहां फ्लैट सरफेस था वहां की स्लोप कितनी लिखी जाए, तो कोई भी बता सकता है ये बात कि फ्लैट सरफेस जहां था वहां तो आप स्लोप लिखेंगे 0। इधर जो लिक्विड ऊपर चढ़ा है इसके लिए अगर आपको स्लोप लिखनी हो यहां पर, तो यहां आप स्लोप लिखेंगे पॉजिटिव। एग्री करते हैं इस बात से? और ऐसे ही इधर जो लिक्विड है इसके लिए अगर आपको स्लोप लिखनी हो तो यहां आप स्लोप लिखेंगे पॉजिटिव, एक्स एक्सिस उधर है तो इस लाइन के लिए आप स्लोप लिखेंगे नेगेटिव। एग्री करते हैं स्लोप से? यानी कि स्लोप चेंज हो रही है। अब मान लीजिए आप ये बहुत बड़ा कंटेनर ले लें, इसकी डायामीटर और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, वो मैं आपको अगले पेज पे दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने बड़ा कंटेनर लिया जिसकी आपने साइज बहुत बड़ी ले ली, ये बड़ा वाटर टैंक है। इस बड़े वाटर टैंक में अगर आप देखें तो आप इस जगह लिख दीजिए x इज इक्वल टू 0, मान लीजिए यहां पर, है ना। आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करना चाहें तो मान लीजिए इस तरफ x एक्सिस है, मान लीजिए इस तरफ y एक्सिस है और इधर की तरफ z एक्सिस आ रही है। 3 डायमेंशन में है ये सिस्टम। ओके, जहां पर x इज इक्वल टू 0 है वहां का वाटर, अगर आप यहां ऊपर से ध्यान से इन इमेजेस को देखें तो बीच का सारा वाटर लगभग फ्लैट आना है। यानी कि जहां x इज इक्वल टू 0 है वहां अपन ये बोल सकते हैं कि वाटर लगभग क्या है, फ्लैट। ऐसे ही सब थोड़ा अगर आप आगे निकले तो यहां का भी वाटर लगभग क्या लिख सकते हैं अपन, फ्लैट। ऐसे ही इसके इधर भी आए तो यहां का भी वाटर लगभग क्या है, फ्लैट। केवल अगर ध्यान दें तो किनारों पे पानी आपको ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई देगा यहां पर, तो यहां स्लोप पॉजिटिव आएगी अगर आप एक लाइन बना के देख लें तो। यानी कि ओरिजिन के बाद थोड़ा आगे चलते जाए तो भी आपको स्लोप लगभग 0 ही मिलेगी क्योंकि सरफेस फ्लैट है। सरफेस अगर फ्लैट रहा हो तो आप स्लोप कितनी लिखेंगे, यहां या फिर यहां, इन सब जगहों पर आप स्लोप लिख पाएंगे 0।
एग्री करते हैं इस बात से? जब जब सरफेस फ्लैट है तो आप स्लोप 0 लिख देंगे, इधर स्लोप पॉजिटिव आई, और फिर अगर इधर वाले लिक्विड की चर्चा की जाए तो उसकी स्लोप क्या आने वाली है? इसकी स्लोप आने वाली है नेगेटिव। यानी कि एक बात समझ में आई, बड़ा कंटेनर अगर है तो x इज इक्वल टू 0 के, चाहे लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो, स्लोप 0 आनी है। थोड़ा आगे बढ़ गए तो भी स्लोप 0 आनी है। बाद में जहां कंटेनर एंड हो रहा है, एक तरफ स्लोप पॉजिटिव है, दूसरी तरफ स्लोप नेगेटिव है। एग्री? अब आते हैं हम ऑप्शंस पर। मान लीजिए ये जो कंटेनर सवाल में दिया है ये आपने बहुत बड़ा ले लिया, तो यहां x इज इक्वल टू 0 के बाद काफी देर तक क्या सरफेस फ्लैट रहेगा? सरफेस अगर फ्लैट रहेगा तो आप x इक्वल टू 0 पे देख लें, थोड़ा उससे आगे देख लें, थोड़ा उससे आगे देख लें, स्लोप कितनी आने वाली है? 0। अब स्लोप हम ऑप्शंस में चेक करते हैं, जरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। क्या dy बाई dx को ही स्लोप कहा जाता है? ये तो सबको पता है, dy बाई dx स्लोप होता है। अच्छा, इसमें रो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, s कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरा का पूरा डेटा कांस्टेंट है। तो पहला ऑप्शन आपको ये शो कर रहा है कि स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू x। अब आप सोचिए ये बात सही है या गलत अगर बड़ा कंटेनर हो तो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि x जैसे जैसे बढ़ेगा इधर पॉजिटिव में तो स्लोप पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, लेकिन हमने देखा बड़ा कंटेनर होगा तो यहां फ्लैट सा हो जाएगा सरफेस, यानी कि x बढ़ने पे भी स्लोप 0 ही पड़ी रहेगी। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया है? गलत। आई मेरी बात समझ में? और इवन भले ही आप नेगेटिव के लिए चेक कर ले, आप अगर ओरिजिन के इधर लेफ्ट साइड में आए तो x इधर बढ़ता गया, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आप चलते गए तो भी सरफेस फ्लैट ही रहा ना। मैं ये कह रहा हूं कि हम इस कंटेनर को बड़ा कर लें, अगर इस कंटेनर को बड़ा कर लें तो x इज इक्वल टू 0 के आसपास काफी दूर तक सरफेस आपको क्या मिलने वाला है? फ्लैट। जबकि आपके ऑप्शंस ये कह रहे हैं कि x बढ़ने पर स्लोप बढ़नी चाहिए थी। पहला ऑप्शन तो यही बात कह रहा है, x बढ़े तो स्लोप बढ़नी चाहिए, जो हर जगह वैलिड नहीं है। बड़े कंटेनर में तो खासकर आपको समझ में आ रहा है वैलिडिटी नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया है। तो ये तो गया ऑप्शन, चलिए इसे हटाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन समझ आने के बाद फोर्थ ऑप्शन आसानी से समझ में आएगा। ये जो ऑप्शन है आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, बेसिकली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ये रहा स्लोप और ये रहा रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हमने देखा ओरिजिन के आसपास काफी दूरी तक तो स्लोप 0 आई थी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कितना था? 0। मैं इस बड़े वाले कंटेनर की बात कर रहा हूं। ओरिजिन के आसपास यहां भी स्लोप 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, कांस्टेंट आ रही है स्लोप। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कितना आ गया? 0 आ गया। ये चौथा जो ऑप्शन दे रखा है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कुछ कांस्टेंट आ रखी है, नॉन जीरो कांस्टेंट आ रखी है। जबकि अभी हमने देखा बड़े कंटेनर में x इज इक्वल टू 0 के आसपास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। ये था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ये वाला जो डेटा था ये स्लोप था भाई, ये डेटा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर आप चेक करने जाएं तो बड़े कंटेनर में x इज इक्वल टू 0 के आसपास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप तो 0 आ रहा था, और ये तो कह रहे हैं कि नॉन जीरो कांस्टेंट है। अब हमारे पास बचा या तो सेकंड ऑप्शन या बचा थर्ड ऑप्शन। इनमें भी अगर आप नोटिस करें तो कुछ हिस्सा तो कॉमन है। जैसे सेकंड ऑप्शन में भी ये डेटा आ रहा है, ये डेटा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट भी कांस्टेंट है। ऐसे ही इसमें देखें तो ये वाला हिस्सा भी कांस्टेंट है। और अभी हम देख चुके हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो बेसिकली है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब हमें यह देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप x के प्रोपोर्शनल आ रही है या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप y के प्रोपोर्शनल आ रही है। अगर यह चीज तय कर पाए
तो एक आंसर हमें आसानी से मिल जाएगा। वो भी अपन देख लेते हैं। बड़े डायग्राम पे वापस चलते हैं अपन। अगर अपन ध्यान दें तो यहां स्लोप 0 है, आगे बढ़े थोड़ा तो भी स्लोप 0, थोड़ा आगे बढ़े तो भी स्लोप 0, थोड़ा आगे बढ़े तो भी स्लोप 0। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है, क्या वो x पे डिपेंड कर रही है? यहां x तो लगातार बदलता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं तो x तो बदलता जा रहा है। लेकिन अगर ये फ्लैट सरफेस है तो इस फ्लैट सरफेस के लिए क्या y 0 ही पड़ा रहेगा? तो अगर मैं ये बात लिख दूं कि यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप y के प्रोपोर्शनल है और y तो खुद 0 है, फ्लैट सरफेस है, x एक्सिस पे ही है अपन, तो फिर y तो 0 हो गया ना। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप प्रोपोर्शनल आएगा y के, ना कि x के। ये बात मैं एक जगह और समझा सकता हूं आपको। जैसे जैसे आप इधर की तरफ गए, क्या यहां y कोऑर्डिनेट बढ़ना शुरू हो जाएगा? और आप देखिए y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा तो क्या लाइन की स्लोप भी बढ़ती जा रही है? यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इस सवाल में हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर अपन ढंग से देखें तो वो आएगा प्रोपोर्शनल टू y। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। तो इससे हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही बचा? सही आंसर अब सबको समझ में आ गया। यह आंसर होना चाहिए था थर्ड। नीट का हर वो एस्पिरेंट जिसे स्लोप का नॉलेज है, वो इस कंटेनर को एक बार के लिए बहुत बड़ा मान ले। जैसे आप देखिए, इन्होंने z डायरेक्शन में हिंट दिया है कि z डायरेक्शन में कंटेनर बहुत ही वाइड है, तो आप एक काम करो, आप x में भी कंटेनर को वाइड मान लो, ऑप्शन एलिमिनेट आप आसानी से कर पाओगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैं इसके ऑप्शन डायमेंशनली चेक कर देता हूं। डायमेंशनली 4 ऑप्शन ही सही आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डायमेंशनली इन बातों को। पहला ऑप्शन है dy बाई dx इज इक्वल टू रूट रो जी बाय एस इंटू एक्स। तो ऑप्शन 1 अपन यहां लिख लेते हैं डायमेंशनली चेक करने के लिए। ऑप्शन 1 कहता है कि dy बाई dx था रूट ऑफ रो जी बाय सरफेस टेंशन कांस्टेंट इंटू एक्स। हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी को लिखा जा सकता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें अपन डेंसिटी को रिप्लेस करवा देते हैं, ये वाले रो को रिप्लेस करवा देते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। यहां अपने पास g पहले से पड़ा है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट s पहले से पड़ा है। अच्छा, ये सरफेस टेंशन कांस्टेंट s लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इस s की जगह अब मैं ला सकता हूं फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक और बात मुझे पता है कि mg फोर्स है, तो फोर्स से फोर्स हम डायमेंशनली कैंसिल करा सकते हैं। डायमेंशनली बात कर रहे हैं अपन। अब हमारे पास ये L चला गया ऊपर, और वॉल्यूम को अगर आप देखें तो क्या वो L क्यूब आता है। अब बाहर हमारे पास एक x पड़ा है, यहां पर सब जगह एक x पड़ा है। इसको जरा सॉल्व करें तो यहां L की पावर बची है 2 और ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यानी कि यहां बचा 1 बाय L। और ये x को भी देखें तो x भी तो कोई लेंथ ही होती, यानी कि लेंथ से लेंथ कैंसिल। मैं डायमेंशनली बात कर रहा हूं, तो इसका अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाएं तो इट विल बी m0 l0 t0। तो RHS की डायमेंशन तो आपने प्रूव कर दी, m0 l0 t0। अब LHS की बात कर लेते हैं। ये जो dy है, ये है स्मॉल चेंज इन y, और dx है स्मॉल चेंज इन x। तो ये भी बेसिकली कोई लेंथ है और ये भी कोई लेंथ है। लेंथ में लेंथ को डिवाइड किया तो ये बन गया डायमेंशन लेस, यानी कि इधर भी डायमेंशन है m0 l0 t0, यानी कि डायमेंशनली पहला ऑप्शन सही है। आप जानते हैं किसी कर्व में अगर आप थोड़ा सा यहां आगे बढ़े, ये लेंथ dx है, तो आप थोड़ा सा y में भी आगे बढ़े, यहां ऊपर गए हैं, ये लेंथ dy है, तो dy भी कोई लेंथ है, dx भी कोई लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ तो डायमेंशन लेस ही बचेगा ना। तो पहला ऑप्शन डायमेंशनली सही है। आइए दूसरे ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाय एस इंटू एक्स। इसको भी अपन लिख के प्रूव कर लेते हैं दूसरे वाले ऑप्शन को।
डायमेंशनली चारों ही ऑप्शन सही है। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाय एस इंटू एक्स। इधर फिर वही कैलकुलेशन, डेंसिटी की जगह लिख रहा हूं मैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जी, यहां पड़ा रहा सरफेस टेंशन कांस्टेंट की जगह लिखा फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक तो ये डेटा रिप्लेस किया है आपने और एक ये रो वाला डेटा रिप्लेस किया है। रो की जगह आपने रखा m बाई वी और सरफेस टेंशन कांस्टेंट की जगह रखा आपने f बाय एल। हमें पता है कि ये mg एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, डायमेंशनली चीजें कैंसिल कर सकते हैं, वो x वहां अलग किनारे चल रहा है। तो ऊपर मेरे पास यहां L चला गया, x पड़ा रहा और वॉल्यूम का मतलब आएगा L क्यूब। ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो यहां L स्क्वायर, तो इस L स्क्वायर से यहां पावर कैंसिल करा दी तो L की पावर बची कितनी? 1। यानी कि यहां डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m0, ये ऊपर गया तो L2 पावर -1 T2 पावर 0। अच्छा, इधर LHS को चेक कर लेते हैं अपन। ये बेसिकली है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स तो खुद डायमेंशन लेस है, ये भी कोई लेंथ है dy, ये dx भी कोई लेंथ है, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लोप। ये जो dx है ये कोई लेंथ है, यानी कि आप अगर डायमेंशनल फॉर्मूला यहां लिखने जाएं तो इस dy बाई dx का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आएगा, लेकिन इस dx का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो L1 आएगा। ये L1 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो यहां डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0 L -1 T0। डायमेंशनली LHS और RHS मैच कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ऑप्शन 3 देखें तो वो मिलता जुलता सा ही ऑप्शन है, सिमिलर सा ही ऑप्शन है। ऑप्शन 3 में बोला है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाय एस, और यहां y दे रखा है। तो पहले जहां x लेंथ थी y भी तो अभी लेंथ ही है, तो डायमेंशनली ये वही आंसर देगा जो पिछली कैलकुलेशन दे रही थी। मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। इस चीज को आप डायमेंशनली लिखेंगे m0 L -1 T0, और इस चीज को आप डायमेंशनली लिखेंगे m0 L -1 T0। तो डायमेंशन मैच कर रही है। अब बचा आखिरी फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 जो था हमारे पास, वो कहता था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट रो जी बाय एस। एग्री? इसमें डेटा रख देते हैं अपन। रो की जगह मैंने रखा मास पर यूनिट वॉल्यूम जी, यहां पड़ा रहा सरफेस टेंशन कांस्टेंट की जगह रखा फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस बार वो लेंथ ऊपर लिख देता हूं। अगर ध्यान दें तो ये mg एक फोर्स है, फोर्स से फोर्स डायमेंशनली अपन कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर देखें तो लेंथ और नीचे वॉल्यूम यानी कि लेंथ का क्यूब, तो डायमेंशनली आप इस वॉल्यूम की जगह अगर लिखना चाहें तो लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं। लेंथ की 3 पावर यहां है, लेंथ की 1 पावर यहां है, तो कैंसिल करके लेंथ की पावर बची कितनी? 2, और यहां अंडर रूट लगा हुआ है। इसका मतलब यहां डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आएगा m0 L -1 T0। और हम तो सीख ही चुके हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया करता था? m0 L -1 T0। यानी कि डायमेंशनली फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो ये सवाल आप डायमेंशनली नहीं सॉल्व कर पाते,